सो दोस्तों फाइनली अपने पास है गोरिल्ला 450। ये मैंने न्यू ली है, थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि बारिश गिर रहा था और मतलब चिक्कड़ विक्कड़ बहुत था। तो मतलब नई बाइक थी तो जोश था, और जोश में मैंने इसमें चलाई बाइक को चिक्कड़ में। मतलब क्या हो रहा है कि रोड पे भी जो पानी रहता है उससे पूरा बाइक गंदी हो जा रही है। गोरिल्ला का मुझे एक डिसएडवांटेज लगा, ईएस इतनी गंदी नहीं होती थी, और इसके केस में क्या हो रहा है कि जो चिक्कड़ है वो पूरे बॉडी पे गिर रहा है। देखो यहाँ पर भी आ रहा है, सीट पे आ रहा है, राइडिंग करते समय ना पीछे से शर्ट को लग रहा है चिक्कड़। सो इसका भी कुछ करना है, इसके लिए मड फ्लैप लेना है, कुछ एक्सेसरीज भी लेने हैं। अभी नए एक्सेसरीज लूंगा। ये है हमारा बाइक का लुक। अभी सीधा हम मोटो व्लॉग करेंगे, बाइक लेकर निकलेंगे और राइड एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। अभी दोस्तों एक और चीज़, मेरे एएस में क्या था कि कैमरा सेटअप मतलब रोड और मीटर दिखता था। अभी इसमें पता नहीं कैसे होगा। अगर मैं वही सोच रहा था, अगर रोड और मीटर नहीं दिखेगा तो कैमरा को उल्टा लगाना पड़ेगा। तो मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो सिंस ये फर्स्ट मोटो व्लॉग होगा तो सेटअप का हम बाद में देखेंगे। फिलहाल बाइक की बात करेंगे। अभी ये न्यू बाइक है और इसे लेकर हफ्ता भर हुआ है, और मैंने इसे मतलब ऑफ रोड में भी ट्राई करके देखा, हाईवे पे भी ट्राई करके देखा और ट्रैफिक में भी देखा। तो ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैफिक में एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें ना लो गियर पे सॉरी हाई गियर पे एज इन क्या हो रहा है कि आप स्लो नहीं चला सकते। सिक्स गियर इसका तभी लगाना है जब ये 70 की स्पीड पकड़ती है। अभी देखो फोर्थ गियर में मतलब उठ नहीं रही है, मतलब स्लो करके अगर मैं निकालता हूँ तो एकदम झटका देती है। तो थर्ड गियर एज इन थर्ड गियर में यूज़ कर सकता हूँ लो एरियाज में, बट मतलब इसमें और एएस में ना इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है कि मैं कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। बस इसका एक्सीलेटर ऐसे दबाऊंगा ना, गाड़ी इतना पंच देती है, इतना पुल बैक देती है कि ना आपका हाथ है ना हैंडल से छूटेगा, इतनी पावरफुल है। तो पावर के मामले में हम लोग बात करें तो इसमें दो मोड आते हैं, एक एक इको मोड आता है और एक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में इतनी ताकत है कि अनलिमिटेड मिलती है, और इको मोड में यस उसमें भी ताकत मिलती है, बट स्टार्टिंग ना एक्सेलरेशन कम है। जब आप एक्सेलरेटर को खींचोगे तभी आपको पावर मिल रही है। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन स्लो हो रहा है, और परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में भी एक्सेलरेशन वेरी फास्ट है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब मैं चला रहा था तो एकदम पुल बैक हो रहा था, तो उतना प्रैक्टिस नहीं थी। तो अब धीरे धीरे जैसे चला रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस हो रही है। तो अभी एक्सेलरेटर हाथ में बैठा है। तो ऐसे क्या प्रैक्टिस, मतलब मैं जो बता रहा हूँ इतना क्या कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डिफरेंस है। आपको फील होगा अगर आपने दूसरी कौन सी 350 सीसी की बाइक चलाई है या फिर NS 200 चलाई है। ऑब्वियसली इंजन में बहुत फ़र्क है दोनों, उसके और इसके। तो वही जो फ़र्क है ना इंजन का, वो फील होगा यहाँ पर। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो इंजन का आवाज़ भी अच्छा है, वही करके आता है, तो आवाज़ का भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा था कि ट्रैफिक के बारे में बता रहा था, तो आपको ना गियर बार बार डाउन करना पड़ेगा। तो ये एक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी में चलाना पड़ेगा। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो फर्स्ट फर्स्ट पे ही बाइक लेके घूमते रहने पड़ेगी आपको। सेकंड में हार्डली आने मिलेगा, बट चलेगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट गियर में भी ना बाइक आराम से 50 की स्पीड पकड़ती है, 50 से ज़्यादा पकड़ती है। तो उतना नेसेसरी नहीं है सेकंड डालना। बट सिंस मैंने भी अभी तक ट्रैफिक में नहीं चलाया, एक दो बार इधर ट्रैफिक लगी थी, जब प्रॉपर ट्रैफिक में चलाऊंगा तभी मैं रिव्यू दे सकूंगा। मैं भी इस बाइक के लिए नया ही हूँ, और एज अ फर्स्ट यूज़र तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ट्रैफिक की बात हुई, फिर अभी बात करते हैं हाईवे की। हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो हाईवे पे बाइक इतना स्पीड जाती है, इतना स्पीड जाती है क्या बताऊँ। बट उसका एक डिसएडवांटेज है कि पेट्रोल भी उतना ही स्पीड से खाती है। तो मैंने हाईवे पे 37 का एवरेज निकाला। सो 37 का एवरेज कब आता है दोस्तों कि जब आप हाईवे पे ना मतलब कम एक्सेलरेशन दे के आराम से चलाते हो। जैसे कि आराम से चलाने पे भी 60 की 65 70 की ही स्पीड पकड़ती है। उसमें भी उसको स्ट्रगल होता है सिक्स गियर में। उसको ऐसे होता है कि कब खींचूंगा एक्सेलरेटर, मतलब वो चेन ना झटके मारती है, वो भी स्पीड कम है इसकी बाइक के लिए। तो मेरा एक्चुअली लेने का रीज़न ये था कि मेरी जो एएस है, जैसे मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ और हाईवे पे क्या होता है कि एएस ना भागती नहीं है, मतलब भागती है। मैंने मैक्स स्पीड 149 टच किया है, बट ना
100 की स्पीड के बाद ना ईएस एकदम गरा 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 गरा, मतलब बाइक ऐसे बताती है जैसे कि मुझसे और नहीं होगा, छोड़ छोड़ छोड़। सो 80 85 90 की स्पीड में आराम से क्रूज करती है ईएस। तो ये एक पॉइंट था। ये मतलब मैं सोचता था कि उसका स्प्रॉकेट चेंज करूंगा, कुछ तो जुगाड़ करना है, इसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, मेरे दिमाग में था। तो मुझे माइलेज डिस्टर्ब नहीं करना था, इंजन के साथ में ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना था, क्योंकि बाइक जितनी स्टॉक रहेगी उतना रिलायबल रहेगी। और जितना आप लोग इंजन विंजन उसके चीज़ों के साथ में छेड़छाड़ करोगे उतना अनरिलायबल रहेगी, क्योंकि कंपनीज R&D करके ही बाइक बनाती है, ऐसे ही बाइक नहीं बनाती है। सो इसके लिए मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी थी, मैं भी श्योर नहीं था क्या करूँ जुगाड़, क्या करूँ जुगाड़। फिर फाइनली मतलब सोचा दूसरी बाइक ले लेंगे। तो अभी क्वेश्चन आता है मेरे दोनों बाइक का क्या हुआ, वो घर पे ही है, उनको बेचूंगा अभी क्लियर करके। ज़्यादा करके राइड इस पे ही होने वाली है, क्योंकि लॉन्ग राइड में इसमें मज़ा बहुत आने वाला है। मैंने बाइक चलाई लॉन्ग राइड में, मतलब मारगांव टू वास्को गया था, इससे लॉन्ग नहीं गया अभी तक। बस लोकल ही घूम रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस होने दो, एक बार हाथ पैर बैठ जाएंगे फिर लंबा निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे लंबे राइड के लिए। और अभी क्या है कि बारिश वारिश है, तो घाट वाट पे ना लैंडस्लाइड होने का थोड़ा खतरा ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा टाइम जाने दो, फिर तब तक हाथ भी बैठ जाएगा और राइड भी हो जाएगी। सो अभी एक और चीज़, इसमें आगे वाइज़र नहीं है, पीछे क्या बोलते हैं उसको, साइड स्टे नहीं है, टॉप रैक नहीं है, मड गार्ड नहीं है। तो मैंने पहले सोचा कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़, चलेगा। सो ऐसे ही लेके निकला था, क्योंकि मैंने एनएस भी तो चलाई थी, एनएस में भी मुझे नहीं लगा था कि ये सब ज़रूरी है। ये एएस में था, वाइजर था, टॉप रैक मेरे लिए ज़रूरी है। टॉप रैक शोरूम वालों ने बोला कि अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया है। सो मडगार्ड वडगार्ड मैंने नहीं सोचा था कि इतना डिफरेंस लेके आएगा। तो अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा पूरा चिकड़ ना पीठ पे गिरता है पूरा, जब आप लोग बाइक स्पीड में चलाते हो और चिकड़ में चलाते हो, तो ये एक डिसएडवांटेज निकला। तो इसके लिए फ़िलहाल सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि मडगार्ड लेने के लिए, तो मैं कल एक्चुअली जाके ना फ्रंट वाइज़र भी लिया। वाइज़र इसलिए लिया कि जैसे मैंने बताया कि इसका टॉर्क कितना है ना कि आप पुल बैक होते हो, तो वो पुल बैक ना और विंड ब्लास्ट ना दोनों ना आपको इतना टायर्ड बनाएगा हाईवे पे। तो इसके लिए मैंने फ्रंट वाइज़र लिया है। वाइज़र मुझे 2000 कुछ चिल्लर का पड़ा। टॉप रैक, सॉरी, टॉप रैक ऑलमोस्ट 4000 का पड़ा, 3900। और पीछे जो इसका ये था मडगार्ड, मडगार्ड मुझे 900 चिल्लर का पड़ा कुछ। तो एक्सेसरीज बहुत महंगे हैं दोस्तों। जो मेरी एएस का वाइज़र था वो 600 रुपये का था, जबकि इससे बड़ा था, और इसका वाइज़र उससे छोटा है, और पता नहीं इतना महंगा क्यों है। अब ब्रांड है, ब्रांड का फ़र्क है और कुछ नहीं। तो ये एक चीज़। और इसकी मिरर्स जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, राउंड वाले क्लासी है बट डजंट लुक गुड, मतलब उतना व्यू नहीं देते। मेरी वाली बाइक में ना क्या था कि लंबे थे ना पुरानी एस में, तो व्यू अच्छा आता था। ये बस डंडे बड़े हैं और इधर कुछ नहीं है, तो ये एक उतना अच्छा नहीं लगा मुझे मिरर। इसके अलावा मीटर की बात करूँ तो मीटर में इतने फीचर्स है, मैप दिखाता है, म्यूजिक चेंज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आप बात इधर से नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ब्लूटूथ यूज़ करना पड़ेगा, बट कॉल कर सकते हो। ट्रिप वन, माइलेज, इंजन टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, अनलिमिटेड थिंग्स है इसके अंदर। तो इस पर हम धीरे धीरे बाद में बात करेंगे, उसके लिए भी अलग वीडियो बनेगा और एक्सेसरीज के लिए भी अलग वीडियो बनेगा। सबसे पहला तो मेरा प्लान है पीछे मडगार्ड बिठाने के लिए, नहीं तो ये बारिश में ना बहुत मुश्किल हो रही है चलाने के लिए। सो मडगार्ड पहले फिट करूँगा, उस पर एक वीडियो बनेगा, फिर हमारे वाइज़र पे एक वीडियो बनेगा। उस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि वाइज़र क्यों इम्पोर्टेंट है बाइक में। तो ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ बाइक की ये है कि ग्रिप अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छे हैं। अब तक मुझे ऐसे कुछ डिसएडवांटेज फील नहीं हुए बाइक में। बस एक ही मुझे डिसएडवांटेज फील हुआ, वो था इसका गियर शिफ्टिंग को लेकर। क्योंकि जब मैं फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ ना, एकदम ठक करके गिर रहा है, मतलब ठक करके आवाज़ आ रहा है जब मैं फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ। और उसको ऐसे बस टच कर रहा हूँ ना हल्के से, तो फर्स्ट गियर आराम से पड़ रहा है। कभी कभी हल्के से टच करने पर भी नहीं पड़ रहा है, ठक करके गिर रहा है। तो ये एक मुझे लगता है जब सर्विसिंग को जाऊँगा तब उनको बताना पड़ेगा, बट मुझे नेट पे भी उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। मतलब किसी ने ऐसे कुछ बताया, कोई वीडियो भी नहीं मिला मुझे कि ऐसे क्या रीज़न है न्यू बाइक में ऐसे गियर पड़ने के लिए। मे बी
मतलब गियर्स वगैरह सेट नहीं है, कुछ टाइम चलने के बाद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। क्योंकि मेरा एक कज़न था, वो बता रहा था कि मतलब उसको बस धीरे से डालना है टच करके, ऐसे प्रेशर डाल के नहीं डालना है। जब मैंने प्रेशर बिना डाले भी ट्राई किया तब भी मुझे सेम ही फेल हुआ। कभी कभी प्रेशर बिना डाले ना ठीक से गिर रहा है, और कभी कभी एकदम नहीं गिर रहा है, एकदम ठक करके आवाज़ कर रहा है। फिर सेकंड थिंग मैंने नोटिस की, फर्स्ट से सेकंड गियर पे आने के लिए ना तभी भी ठक करके गिर रही है। तो उसका एक सॉल्यूशन मेरे ही भाई ने बताया, मतलब उसने बोला कि उसने जब राइड किया तो बताने लगा कि अरे फर्स्ट गियर के बाद में न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद में सेकंड गियर डालेंगे, तब गियर स्मूथली पड़ रहा है, कहने लगा। मैंने चेक करके देखा तो हाँ, फर्स्ट गियर के बाद जब हम लोग न्यूट्रल कर रहे हैं और न्यूट्रल के बाद में जब सेकंड गियर डाल रहे हैं तब गियर एकदम स्मूथली गिर रहा है। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे हो रहा है। ये एक ही चीज़ जो है मैंने नोटिस की इस बाइक में, उसके अलावा बाकी सब फर्स्ट क्लास है, मक्खन जैसे चलती है बाइक। तो अभी वो जो प्रॉब्लम की जो मैंने बात की, ये अब हम शोरूम में बात करेंगे कि शोरूम वाले क्या बताते हैं, देखेंगे। तो जिन लोगों का प्लान है हिमालयन लेने का और बजट कम है, देखो इसके अंदर जो लगता है वो हिमालयन का सेम इंजन है। अभी आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि इसकी टैंक छोटी है, टैंक छोटी है। आजकल हर जगह पे पेट्रोल पंप है। तो मुझे नहीं लगता, जब आप लोग लद्दाख राइड जाओगे या कहीं एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोड या ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पर पेट्रोल पंप ही नहीं है, एक 400-500 किलोमीटर के लिए, तब ओके, तब ये सिचुएशन को समझ सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग सिटी राइड करोगे, और ये बाइक तो सिटी के लिए ही बनी है, मैं सीरियसली बताता हूँ, हाईवे पे आप लोगों को इतनी मज़ा आने वाली है इसे चलाने के लिए कि मतलब इतना स्मूथ चलती है। 100 के स्पीड में भी बाइक एकदम स्मूथ क्रूज करती है। तो मतलब आपको फील नहीं होगा कि बाइक भाग ही नहीं रही है, ऐसे लगेगा मैं ही स्लो चला रहा हूँ। तो ऐसे फील होगा आपको। तो अगर किसी का प्लान है लेने का तो ले लो। स्क्रैम्बलर में भी उतना मतलब उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती मुझे वो बाइक, उतने फीचर्स नहीं है जितना इसमें है। क्योंकि इसमें जो 450 सीसी का जो इंजन लगा है वो हमारी हिमालयन का है। इसमें और हिमालयन में सेम इंजन लगा है, कुछ डिफरेंस नहीं है, वही इंजन है दोनों में। तो हिमालयन वाला इंजन अगर हमको इसमें मिल रहा है तो क्यों थोड़ी छोटी वाली बाइक लेना। तो एक बार सोचो। हंटर जो लेने वाले हैं, हंटर भी अच्छी बाइक है, मैं नहीं बोल रहा कि स्क्रैम्बलर भी मतलब अच्छी बाइक नहीं है। दोनों बाइक्स अच्छे हैं। देखो जब अच्छा ऑफर मिल रहा है, अच्छी चीज़ मिल रही है, तो क्यों छोटी चीज़ लें। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो लॉन्ग राइड्स करते हो, क्योंकि इसका इंजन एयर कूल्ड नहीं है, ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो आप लोगों को ये एक एडवांटेज होने वाला है वाटर कूल्ड इंजन का। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हो, तो आप लोगों के लिए ये बाइक बेस्ट रहेगी। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो मतलब सिटी राइड ही करते हो, तो हंटर जा सकते हो। हंटर से अच्छी बाइक कुछ नहीं है, हंटर स्क्रैम्बलर इसमें सब में जा सकते हो। वो भी बाइक से आप लोग लॉन्ग राइड कर सकते हो, बट एयर कूल्ड इंजन है। सो चॉइस इज़ योर्स। आप लोग डिसाइड करो। मुझे लगी ये बाइक बेहतर रहेगी। मुझे तो हिमालयन ही चाहिए थे हमेशा से, बट क्या करें, इन फ्यूचर में भी, अभी तो ये नई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे और इतने जल्दी कोई बाइक चेंज होने वाली है। देखेंगे इन फ्यूचर क्या होता है, ऊपर वाले की क्या मर्जी रहती है। तो मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स कवर किए हैं। कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है अभी। हाँ, इसकी हेडलाइट की अगर एक बात करूँ तो उसका जो थ्रो है उतना खास नहीं है हेडलाइट का। उसके लिए आपको फॉग लाइट चाहिए ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कल ही रात को चला के देखी डार्क में कि कितना उजाला पे गिर रहा है। हाई बीम पे ठीक है, बट उतना उजाला नहीं है जितना मेरी एएस 2015 की मॉडल थी, उसका भी उजाला इससे ज़्यादा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना डिम रहेगा, क्योंकि व्हाइट कलर का लाइट है ना। आई डोंट नो क्यों व्हाइट कलर देते हैं आजकल। तो हमारा जो पुराने येलो वाले जो बल्ब थे वही अच्छे थे। तो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपने मडगार्ड को लेके होगा। फिर उसके बाद जो वीडियो होगा वो मोस्टली वाइज़र को लेके होगा। तो मैंने दोनों ऑलरेडी परचेज़ किया है, तो फिटिंग करना है बस। तो ये वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट होगा बाइक से रिलेटेड, हीटिंग इशू है नहीं है। हाँ दोस्तों, एक हीटिंग इशू मैंने नोटिस की है। इसका जो पेट्रोल टैंक है ना, इसमें पेट्रोल एक दिन कुछ नहीं था, ओके। तो 100 का डाल के चला रहा था,
टैंक पूरी एम्प्टी थी, तो उस टाइम पे ना बाइक का जो टैंक है राइट साइड में बहुत गर्म होने लगा था। फिर मैं पेट्रोल जाके फुल किया, फुल करने के बाद में नहीं, अब गर्म नहीं हो रहा है, देखो उतना गर्म नहीं है। सो ये एक मैंने डिसएडवांटेज नोटिस किया। अभी डिसएडवांटेज बोलूँ या क्या है, क्योंकि कंपनी फॉल्ट रहेगा शायद, बिकॉज क्या है कि ये एफआई इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड, तो इसे फ्यूल पंप रहेगा, तो मे बी ऐसे हो रहा होगा कि फ्यूल पंप ड्राई रन हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से पंप गर्म हो रहा था। तो लेट्स सी ये इशू कब आता है। हाँ, एक और चीज़, अब वाटर कूल्ड है, तो क्या होता है कि ट्रैफिक में जब अटक रहा था, मैं इतने मेजर ट्रैफिक में नहीं अटका, बस हल्के फुल्के ट्रैफिक में अटका था। ट्रैफिक में अटका था मतलब चारों तरफ गाड़ियाँ थी और मैं खड़ा था। सो बेसिकली कुछ देर के बाद इसका इंजन गर्म हुआ, गर्म होके ना रेडिएटर से गर्म हीट आने लगी। तो ऑब्वियसली ये एक हीटिंग इशू रहेगा, ये अपनी एएस में नहीं था। एएस का जो इंजन था वो जल्दी गर्म नहीं होता था, बहुत टाइम लेता था गर्म होने के लिए, आई डोंट नो ऐसे क्यों। सो इसका इंजन थोड़ा जल्दी गर्म होता है, बट ड्यूक से कम ही है। ओके, ड्यूक का इंजन जो मैंने नोटिस किया है ना, बहुत बार बार गर्म होता है, तो ये एक मैंने नोटिस किया है। तो इसका उतना नहीं होता है, बट हाँ गर्म हो रहा था और इतनी गर्मी फील होने लगी ना चारों तरफ से, बिकॉज ऑफ रेडिएटर, बट इट्स ओके, क्योंकि ये ट्रैफिक में तो उतना यूज़ नहीं होने वाली, रोस्टर बाइक है, तो हाईवे पर ही ज़्यादा करके यूज़ होगी। तो ये एक चीज़ आपको बतानी थी, अगर कोई लोकल यूज़ के लिए लेने वाला है तो एक डिसएडवांटेज रहेगा बस इसके रेडिएटर को लेके, कि मतलब वो गर्म होके ना हीट छोड़ते रहेगा ट्रैफिक में स्पेशली। इतना ही था दोस्तों। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है इस वीडियो में। अगर कुछ छूटता है मेरे से मुझे कमेंट कर दो, अगले वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा। और क्या है कि अभी मैं भी इसके लिए नया हूँ, तो ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, नॉनसेंस किताबी बातें नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके मैनुअल में ऐसा लिखा है, इसका टैंक इतने लीटर का है, इतनी किलोमीटर तक चलती है, कंपनी क्लेम करती है इतना इतना, वगैरह वगैरह, ऐसे सब बातें नहीं करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो मेरे साथ होगा, मैं वो सब चीज़ें ही बताऊँगा। इसके अलावा आपको गूगल पे कहीं पर भी मिल जाएगा वो जो किताबी टेक्निकल बातें हैं, ये इतने इतने एग्जैक्ट पॉइंट, 4 पॉइंट जो भी सीसी की है, इसकी तो मैक्स स्पीड इतनी है, ये सब बातें नहीं करूँगा, टायर का साइज़ इतना है, वगैरह वगैरह। सो आई होप जो मुझे लगा मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। कुछ छूटता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगले वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। जैसे मैंने एक डिसएडवांटेज बोला कि पीछे पूरा चिकन ना आपकी शर्ट पे आके गिरता है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको मार्क्स भी दिखाए कि देखो ऐसे आ रहा है, तो ये एक मुझे मेजर डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि सपोज ऑब्वियसली न्यू बाइक थी, नए कपड़े पहन के ही जाऊंगा ना, तो पूरे नए कपड़े में पीछे से चिकन। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।